सफदर आराम से बैठा चाय पी रहा था कि एकदम उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। वो चौंक उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन होटल के सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। वो बड़ा हैरान हुआ, फिर सोचा शायद किसी के साथी का नाम हो। चुनाचे वो फिर चाय की प्याली की तरफ मुतवज्जे हो गया कि अचानक उसे एक छोटा सा कंकर लगा। बेसाख्ता उसकी नजर ऊपर उठ गई तो गैलरी में उसे कैप्टन शकील बैठा हुआ नजर आया। कैप्टन शकील ने उसे आंख से इशारा किया। वो खुद उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। सफदर ने इत्मीनान से चाय का आखिरी घूंट लिया और उठकर बाथरूम की कतार की तरफ बढ़ गया। एक तरफ उसे कैप्टन शकील सिगरेट पीता नजर आया। उसकी आंखों में बेताल्लुकी थी और चेहरा हमेशा की तरह हर किस्म के जज्बात से आ रही। सफदर जैसे ही उसके पास से गुजरा, एक कागज का पुर्जा उसके हाथ में मुंतकिल हो गया। सफदर फौरन एक खाली बाथरूम में घुस गया। उसने पुर्जा पढ़ा तो लिखा था, सफदर, अपने सामने वाली मेज पर ग्रे सूट वाले का ख्याल रखना, वो तुम्हारा ताकुब करता हुआ यहाँ तक आया है। सफदर ने कागज को मरोड़ कर बेसन में बहा दिया और खुद दरवाजा खोल दिया। बाहर आ गया तो उसे वही ग्रे सूट वाला अपनी तरफ आता नजर आया। सफदर को देखते ही उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नुमाया हुई। सफदर बगैर तवज्जो दिए उसके पास से गुजरता चला गया। सफदर सीधा काउंटर पर गया और काउंटर गर्ल से फोन की इजाजत चाही। सफदर ने X2 के नंबर घुमाए। फौरन उधर से X2 की मखसूस आवाज उभरी। X2, मैं सफदर बोल रहा हूँ जनाब। X2 बोला, कहो क्या बात है। आवाज में सख्ती नुमाया थी। सफदर ने कहा, जनाब आपके हुक्म के मुताबिक होटल शिजान में ठीक 6 बजे पहुंच गया था। वहां मुझे कैप्टन शकील ने एक ग्रे रंग वाले सूट के मुतालिक बताया कि वो मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। X2 गुर्राया, सफदर ने फौरन कहा, यस सर। X2 बोला, तुम फौरन होटल से चले जाओ, ग्रे सूट वाला तुम्हारा पीछा करेगा, उसे हर हालत में लेकर दानिश मंजिल में पहुंच जाओ, मैं नाकामी की बात नहीं सुनूंगा। सफदर ने कहा, ओके सर, और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसने फोन रख कर काउंटर गर्ल की तरफ देखा, लेकिन वो उस तरफ मुतवज्जे न थी। सफदर ने आहिस्ता से जेब से पैसे निकाले और काउंटर पर रख कर बाहर निकलता चला गया। बाहर आकर उसने इधर उधर देखा और एक टैक्सी को बुलाकर उसमें बैठ गया। ड्राइवर को न्यू हाई स्ट्रीट की तरफ चलने का हुक्म दिया। टैक्सी चल पड़ी। सफदर ने थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़कर देखा तो एक सुर्ख रंग की कार बड़ी तेजी से उनके आगे निकल गई। उसे वही ग्रे सूट वाला ड्राइव कर रहा था। सफदर मुस्कुराया और उसने ड्राइवर को कहा कि इसका पीछा करो। ड्राइवर ने कहा, मगर जनाब। सफदर ने कहा, यह पुलिस का काम है, घबराओ मत। और ड्राइवर बड़ी मुस्तैदी से उसका पीछा करने लगा। अचानक सुर्ख रंग की कार झरना झील की तरफ मुड़ गई। ये एक सुनसान सड़क थी। सफदर संभल गया। अब तमाम रास्ता सुनसान शुरू हो गया था। अचानक सुर्ख रंग की कार सड़क पर टेढ़ी होकर खड़ी हो गई। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी फुर्ती से ब्रेक मारी। टैक्सी रुक गई। एक कार पीछे भी आ रुकी। उसमें से 4 आदमी पिस्तौल लेकर नीचे उतर आए। सफदर बुरी तरह घिर चुका था, लेकिन वो इत्मीनान से बैठा रहा। वो चारों उसकी कार के गिर्द खड़े हो गए। उनमें से एक ने सफदर को नीचे उतरने को कहा। जैसे ही सफदर नीचे उतरा, वो सुर्ख रंग की कार तेजी से आगे बढ़ गई और सफदर अपनी किस्मत को कोसने लगा। वो चारों उसे पिस्तौल की जद में लिए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। सफदर ने सोचा, इस तरह तो वो खुद किसी हकीर चूहे की तरह चूहेदान में फंस जाएगा। उसे कुछ करना चाहिए। ये सोचते ही वो चलते चलते एकदम बैठ गया। उससे बिल्कुल पीछे आने वाला उसके ऊपर से गिरता हुआ आगे जा पड़ा। सफदर को इतना मौका काफी था। वो बाकी तीनों से उलझ पड़ा और इतनी तेजी से लाते और घूंसे मारने लगा कि उनके हाथ से पिस्तौल छूट गए और वो सफदर से गुथ गए। सफदर भला 3 आदमियों के बस में कहाँ आता था। उसने 2 मिनट से भी कम अरसे में तीनों को लिटा दिया। अचानक उसके पीछे से एक चीख उभरी और वो उछल कर एक तरफ हट गया। उसे अपने पीछे एक आदमी, जिसको उसने नीचे बैठ कर गिराया था, गिरता हुआ नजर आया। ये कारनामा टैक्सी ड्राइवर का था, जिसने एक पत्थर से उसे मार गिराया था। सफदर ने उन चारों की तलाशी ली तो सबकी जेबों से एक अजीबोगरीब कार्ड निकला, जिस पर सुर्ख रोशनाई से माका जोंगा लिखा हुआ था। नीचे मौत की तस्वीर यानी खोपड़ी और उसके नीचे 2 हड्डियां बनी हुई थीं। इतने में वो टैक्सी ड्राइवर भी करीब आ गया। सफदर ने उसे तहसीन आमेज नजरों से देखा और उसकी मदद से उन चारों को उठाकर उनकी कार में ठूस दिया और खुद टैक्सी में बैठकर वापस शहर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि वो उस सुर्ख रंग की कार को नहीं पा सकता। वो X2 से सख्त शर्मिंदा था। अब न जाने उसकी इस नाकामी पर X2 का क्या रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन शायद इन कार्डों की वजह से जान बच जाए। शहर आने पर उसने टैक्सी फोन बूथ के करीब रुकवा दी। जैसे ही ग्रे सूट वाला होटल से उठा, कैप्टन शकील ने अपनी जगह छोड़ दी। बिल वो पहले ही अदा कर चुका था। वो तीर की तरह ग्रे सूट वाले के पीछे गया। ग्रे सूट वाला एक सुर्ख रंग की स्पोर्ट्स कार में बैठ रहा था। कैप्टन शकील ने तेजी से इधर उधर देखा और फिर वो डिग्गी को आहिस्ता से उठाकर फुर्ती से अंदर घुस गया। इतने में कार आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। फिर वो तेजी से भागने लगी। कैप्टन शकील एक झर्री से पीछे का नजारा देख रहा था।
अचानक कार ने एक टैक्सी को क्रॉस किया। उसमें उसे सफदर की कमीज के कफ में लगे हुए मखसूस बटन की झलक नजर आई। फिर वो सुर्ख टैक्सी तेजी से कार के पीछे भागती हुई नजर आई। अचानक कार रुक गई। कैप्टन शकील ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, नहीं तो उसका सर डिग्गी के ढकने से जा टकरा था। टैक्सी के ब्रेक भी बड़ी तेजी से लगे थे। कैप्टन शकील को डर था कि कहीं कार में मौजूद ग्रे सूट वाला उतरकर पीछे न चला आए, लेकिन कोई ना आया। उसने देखा कि सफदर की कार के पीछे एक और कार आकर रुकी और सफदर 4 पिस्तौलों की जद में नीचे उतर रहा है। अभी वो कुछ करने का इरादा ही कर रहा था कि कार तेजी से चल पड़ी। अब सारी स्कीम उसकी समझ में आ गई। ताकुब को रोकने का बेहतरीन तरीका इस्तेमाल किया गया था। कार तेजी से चल रही थी। अचानक वो कच्चे में उतर गई। अब कैप्टन शकील सख्त मुश्किल में फंस गया, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं डिग्गी के उछलने या खुद उसके उछलने से ग्रे सूट वाला होशियार ना हो जाए। लेकिन कच्चे में थोड़ी ही देर चलकर कार रुक गई और वो ग्रे सूट वाला उतरकर एक तरफ चल पड़ा। कैप्टन शकील भी फुर्ती से डिग्गी में से उतरा और एक दरख्त के पीछे छुप गया। सामने ही एक कच्ची सी इमारत नजर आ रही थी। वो कार से उतरने वाला शख्स उसमें दाखिल हो गया। कैप्टन शकील भी इमारत में दाखिल हो गया। इमारत के दरवाजे के बाद एक राहदारी बनी हुई थी, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। एक दरवाजे की दर्ज में से रोशनी की पतली सी लकीर बाहर आ रही थी। कैप्टन शकील बिल्ली किसी चाल चलते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा। उसके हाथ में रिवॉल्वर मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो इंतहाई चौकन्ना था। उसने दर्द से आंख लगाकर देखा। अंदर 4 आदमी नकाब पहने सोफों पर बैठे थे। ग्रे सूट वाला एक तरफ खड़ा था। एक नकाब पोश ने कहा, क्या रहा? ग्रे सूट वाले ने जवाब दिया, सब ठीक है। नकाब पोश ने पूछा, किसी ने ताकुब तो नहीं किया? ग्रे सूट वाला बोला, ताकुब किया था, मगर तरकीब नंबर 4 से रोक दिया। अचानक कैप्टन को पीछे से एक लात लगी और कैप्टन बेख्याली में कमरे के अंदर जा गिरा, लेकिन फौरन उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर एक कवि हैकल हबशी हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं। कमरे में बैठे हुए 4 नकाब पोश हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। कैप्टन का पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर ग्रे सूट वाले के कदमों में जा गिरा, जिसे उसने उठा लिया था। अब कैप्टन शकील खाली हाथ था। हबशी गुर्राया, साहब, ये कुत्ता बाहर से बातें सुन रहा था। एक नकाबपोश की फुनकारती हुई आवाज आई। उसने कैप्टन शकील की तरफ मुखातिब होकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? कैप्टन शकील बोला, सवाल के पहले हिस्से का जवाब मैं नहीं दे सकता, अलबत्ता दूसरे का बता सकता हूँ कि मैं ये इन साहब की कार की डिग्गी में आया हूँ। नकाबपोश की गुर्राहट भयानक हो गई। तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। कैप्टन शकील ने कोई जवाब न दिया। नकाबपोश ने हबशी की तरफ देख कर कहा, इसका दिमाग ठिकाने लगाओ। उस ग्रांडील हबशी ने अपना पिस्तौल एक नकाबपोश के हवाले कर दिया और खुद आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा। उसका अंदाज इंतहाई मरूबकुन था, लेकिन कैप्टन शकील एक ठोस चट्टान की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई शिकन न थी। वो इंतहाई इत्मीनान से उस हबशी की तरफ देख रहा था। हबशी उसका ये इत्मीनान देखकर एक लम्हे के लिए झिझका, लेकिन फिर अचानक उछलकर कैप्टन शकील की तरफ आया। कैप्टन शकील इंतहाई फुर्ती से एक तरफ हट गया। हबशी उतनी तेजी में ही आगे की तरफ बढ़ा। पीछे से कैप्टन शकील ने उसकी पुश्त से एक भरपूर लात मारी और हबशी उछलकर सामने वाली दीवार से टकरा गया। फिर अचानक वो तेजी से पलटा। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया था और इंतहाई भयानक लग रहा था। आंखों में शोले से भड़क उठे थे। उसने अपना दायां हाथ तेजी से हिलाया। कैप्टन शकील ने फौरन पहलू बदला, लेकिन हबशी उसे डॉज देने में कामयाब हो गया। उसने फौरन इंतहाई फुर्ती से और जोर से अपने बाएं हाथ से कैप्टन शकील के मुंह पर भरपूर घूंसा मार दिया। कैप्टन शकील लड़खड़ाता हुआ 3 कदम पीछे चला गया। अब कैप्टन शकील की आंखों में सुर्खी आ गई, लेकिन चेहरे पर वही इत्मीनान था। अचानक कैप्टन शकील अपनी जगह से उछला और उसके दोनों पैर तेजी से हबशी के सीने से टकराए। हबशी के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह और नाक से खून के फव्वारे उबल पड़े। कैप्टन शकील की जोरदार फ्लाइंग किक से उसकी पसलियां टूट गई थीं। वो चंद सेकंड के लिए तड़पा और ठंडा हो गया। चारों नकाबपोश एक लम्हे के लिए हैरान रह गए। कैप्टन शकील इंतहाई तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे ग्रे सूट वाला उसके हाथों में था। वो दरवाजे की तरफ भागा। ग्रे सूट वाला उसके हाथों में एक बेबस परिंदे की तरह मचल रहा था। अचानक नकाबपोशों को होश आया। एक ने गोली चला दी, लेकिन बेसूद। गोली दरवाजे के सामने वाली दीवार से टकराई। कैप्टन शकील राहदारी के आखिरी सिरे तक दौड़ता गया, फिर अचानक पलटा और साथ वाले एक कमरे में घुस गया। ग्रे सूट वाला अब भी उसके हाथों में मचल रहा था, लेकिन कैप्टन शकील ने उसका मुंह सख्ती से दबा दिया था। नकाबपोश डरते हुए राहदारी में आए, लेकिन कैप्टन शकील उन्हें नजर न आया। वो राहदारी से बाहर निकल गए। वहां भी कैप्टन शकील का कोई पता नहीं था। नकाबपोश ने कहा, इतनी जल्दी भला कहाँ जा सकता है? एक गुर्राहट बुलंद हुई, पता नहीं। पहले वाले ने कहा, कहीं पिछले दरवाजे से तो नहीं भाग गया?
चारों पिछले दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वहां भी नहीं था। एक निकाबपोश ने, जो उनका सरदार था, तीनों को इमारत के मुख्तलिफ कोनों में देखने के लिए भगा दिया और खुद बिल्डिंग देखने के लिए गया। इतना वक्फा कैप्टन शकील के लिए काफी था। उसने ग्रे सूट वाले को हाथों पर उठाया। उसके मुंह पर हाथ रखने की वजह से वो बेहोश हो गया था। वो गेट के सामने खड़ी हुई सुर्ख कार में फुर्ती से बैठ गया। ग्रे सूट वाले को उसने पिछली सीट पर फेंका और इंतहाई तेजी से कार रिवर्स की और सड़क पर से होता हुआ तेजी से एक तरफ चल पड़ा। उसकी कार की पिछली तरफ से गोलियां टकराईं, लेकिन जल्द ही उसकी कार पिस्तौल की रेंज से निकल गई। चंद ही लम्हों में वो जामनगर वाली सड़क पर था। उसकी कार इंतहाई तेजी से भाग रही थी और उसका रुख दानिश मंजिल की तरफ था। इमरान की सुर्ख रंग की कार सर सुल्तान की वसीओ-अरीज कोठी के पोर्च में जाकर रुक गई। इमरान दरवाजा खोलते ही तेजी से नीचे उतरा। इस बार उसके जिस्म पर सलीके के कपड़े थे और चेहरे पर हिमाकत की तहें बिल्कुल गायब थीं। ऐसा महसूस होता था कि ये इमरान की बजाय कोई और है। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ सर सुल्तान के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। सर सुल्तान अपने ड्राइंग रूम में बड़ी परेशानी से टहल रहे थे। उनकी परेशानी पर गौर व फिक्र की गहरी लकीरें नुमायां थीं। इमरान को देखते ही उनके चलते कदम रुक गए। इमरान ने सलाम किया। सर सुल्तान उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक सोफे पर बैठ गए। सर सुल्तान इमरान को इस रूप में देखकर और भी संजीदा हो गए। 2 मिनट तक तो कोई कुछ न बोला। फिर सर सुल्तान ने सुकूत तोड़ा। इमरान बेटे, हालात का तो तुम्हें इल्म है। इमरान ने जवाब दिया, जी हाँ, बखूबी। सर सुल्तान ने एक हाथ से दूसरे हाथ को थपकी देते हुए कहा, मैं तो सोचते सोचते थक गया हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। उधर अवाम हुकूमत के खिलाफ बगावत पर तुले खड़े हैं और इधर हुकूमत बेबस नजर आती है कि वो किस तरह इस मुसीबत का मुकाबला करे। इमरान ने कहा, जी कुछ न कुछ तो हो जाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर सुल्तान ने कहा, बेटा अब सबकी नजरें तुम्हारी तरफ ही लगी हुई हैं। और हाँ, मिल्टन का पता चला कि वो यहाँ किस लिए आया था। इमरान बोला, ब्लैक जीरो ने उसके मुताल्लिक तहकीक की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक वो भी उसी माका जोंगा के चक्कर में यहाँ आया था, लेकिन किसी से राब्ता कायम करने से पहले ही होटल में कत्ल कर दिया गया। सर सुल्तान ने सोचते हुए कहा, क्या जर्मन हुकूमत को उसकी हलाकत की खबर पहुंचा दी है? इमरान ने उठते हुए कहा, जी हाँ, हमारी हुकूमत ने उसे मुत्तला कर दिया है। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बहुत से काम है। सर सुल्तान ने हाथ मिलाते हुए कहा, अच्छा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और इमरान तेजी से बाहर निकल गया। उसने बड़ी तेजी से कार कोठी से बाहर निकाली। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी और दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। दारुल हुकूमत में इस दफा ऐसी तबाही आई थी कि इससे पहले इसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था और दारुल हुकूमत गैर मुल्की जासूसों की आमाजगाह बनी हुई थी। इन हालात में इमरान और उसकी टीम के सर पर ही तमाम जिम्मेदारियां आ गई थीं। इमरान की कार बड़ी तेजी से झरना झील की तरफ जा रही थी। उसकी आंखें चारों तरफ गर्दिश कर रही थीं। वो बेइंतहा चौकन्ना था। झरना झील के करीब जाकर उसने कार रोक दी और फिर वो आहिस्ता से कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसका दायां हाथ उसके कोट की जेब में था। आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ कोट की जेब से बाहर आया। उसमें कार्ड था जिस पर माका जोंगा लिखा हुआ था। उसने वो कार्ड निकाल कर गौर से देखा और फिर उसे जेब से लाइटर निकाल कर जला दिया और कार्ड को उसकी लौ पर रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस कार्ड पर एक इमारत उभरती हुई नजर आई। उसने गौर से उस इमारत की तरफ देखा और फिर कार्ड को जेब में डाल लिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की कतारों के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलकर उसे ये इमारत नजर आ गई जिसकी तस्वीर उस पुरस्कार कार्ड पर थी। इमारत इंतहाई खस्ता और पुरानी थी। किसी जमाने में ये इमारत वाकई फन्ने तामीर का शानदार नमूना थी, लेकिन अब बेरहम जमाने के हाथों उसकी तमाम दिलकशी और खूबसूरती मिट चुकी थी। अब तो वो शिकस्ता ईंटों और गर्दो गुबार का एक ढेर थी, लेकिन उसके बावजूद खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। इमरान ने एक नजर उस पर डाली, कुछ देर सोचता रहा, फिर वापस अपनी कार की तरफ चल पड़ा। अब उसके कदम तेज तेज बढ़ रहे थे। उसने कार का स्टीयरिंग संभाला और उसे सड़क के एक तरफ लंबी लंबी घास में उगी हुई खुदरौ झाड़ियों के घने झुंड में इस तरह छुपा दिया कि वो बिल्कुल नजर न आती थी और खुद वो दोबारा उस इमारत की तरफ चल पड़ा। जब वो उस जगह पहुंचा जहां से वो वापस मुड़ा था तो उसने एक बार फिर गौर से इमारत को देखा, लेकिन इमारत का इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल खामोश था। एक बार उसके दिल में ख्याल आया कि वो उस इमारत को रात की तारीकी में चेक करे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ चल पड़ा। उसे ये तो यकीन था कि किसी न किसी वास्ते से ये इमारत माका जोंगा से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो इंतहाई मोहतात था। वो लंबी लंबी घास की आड़ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जब वो इमारत के नजदीक पहुंचा तो कुछ देर उस घास में दुबक कर बैठा रहा, फिर वो आहिस्ता से उठा और इमारत में दाखिल हो गया। इमारत तमाम तर सुनसान थी। कोई भी ऐसा कमरा न था जो शिकस्ता न हो। हर तरफ मकड़ी के जाले तने हुए थे।
वो सख्त परेशान हो गया कि इस वीरान इमारत का माकाज़ोंगा से किस तरह ताल्लुक हो सकता है। उस इमारत को देखकर तो ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कोई नहीं आया, हर चीज गर्दो गुबार से अटी हुई थी। उसकी बारीक भी नजरें चारों तरफ गर्दिश कर रही थी। अचानक वो चौंका। उसे एक छोटा सा बैज पड़ा हुआ नजर आया जो उमूमन कोट के कॉलर पर लगाया जाता है। उस पर MZ के अल्फाज कंदा थे और उस पर एक बल खाता हुआ अजदहा उभरा हुआ था जिसकी सुर्ख जबान बाहर को निकली हुई थी। उसने वो बैज उठाकर जेब में डाल लिया। अब वो इंतहाई एहतियात से इधर उधर नजरें डाल रहा था। एक जगह से गर्दो गुबार जरा कम नजर आया। उसने बगौर देखा तो किसी के जूतों के हल्के हल्के निशान नजर आने लगे। वो कुछ सोच कर मुस्कुराया। अब उसका अजली अहमकपन उसके चेहरे पर दोबारा नजर आने लगा। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा, फिर मुंह लटका लिया और मायूसी से गर्दन झटक कर वापस मुड़ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर आया और फिर थोड़ी दूर चलकर एक ऊंचे दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। अभी उसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक उस इमारत से 2 आदमी निकले। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर किसी को न पाकर वापस चले गए। इमरान के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और वो वहां से उतरकर वापस कार की तरफ आया और थोड़ी ही देर के बाद उसकी कार शहर की तरफ दौड़ने लगी। अब उसके हाथ सुराख की एक कड़ी आ गई थी। उसे मालूम हो गया कि कम से कम ये उनका कोई अहम अड्डा है जिसमें यकीनन तहखानों का एक जाल बिछा हुआ होगा।